नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और आज मैंने सोचा कि आप लोगों से दो तीन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय साझा किया जाए। पहला मुद्दा है, देश में अलग अलग जगहों पर हिंदू समागम, हिंदू धर्म संसद या धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। अब तक 3 बड़े धर्म संसदों का आयोजन हो चुका है। पहला आयोजन चित्रकूट में हुआ, दूसरा देहरादून में हुआ उत्तराखंड में, और तीसरा आयोजन रायपुर में हुआ। हम आप लोगों से चर्चा करेंगे इन धर्म संसदों की आड़ में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस तरह के भाषण दिए गए हैं, जिस तरह के भाषणों के जरिए समाज में नफरत और कटुता पैदा करने की कोशिश की गई है और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की जो मर्यादा है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई है। उस पर हम आप लोगों से विस्तार में चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है किसान संगठनों का, किसान आंदोलन से उपजे नेताओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, और ख़ास तौर के जो पंजाब के किसान हैं जो लगभग 1 साल तक दिल्ली के सीमा पर आंदोलन चलाकर भारत सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं, उन किसान नेताओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का। और तीसरा जो मुद्दा है वह जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगने वाली संभावित पाबंदी पर। तो आज हम आप लोगों के साथ एक एक करके इन 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपनी राय आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करते हैं धर्म संसद से। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी चैनलों में भी देखा होगा कि धर्म संसद की आड़ में हमारे समाज के कुछ तथाकथित स्वयंभू सेल्फ स्टाइल्ड धार्मिक नेता, साधु संत जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उस तरह की भाषा की इजाज़त एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक रूल ऑफ लॉ वाले देश में कहीं से मुनासिब नहीं समझा जाएगा और न उसकी इजाज़त सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और कानूनी तौर पर दी जा सकती है। शायद यही कारण है कि इन धर्म संसदों में दिए गए भाषणों के खिलाफ पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। दुनिया भर के वकीलों की तरफ से लेटर पिटीशन भेजे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के नाम से, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना, गैर आध्यात्मिक वक्तव्य जारी करने वाले नेताओं, साधुओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म संसद और धर्म संसद एक बहुत ही पवित्र शब्द है और सनातन धर्म में इसकी पूरी तरह से इजाज़त दी जाती है और सनातन धर्म में इसको एक मान्यता हासिल है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या पंडित मदन मोहन मालवीय हो, सबने कभी न कभी धर्म संसद के सहारे अपनी बातों को समाज के सामने रखने की कोशिश की और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का एक माध्यम बनाया, हिंदू समाज को मार्गदर्शन देने की कोशिश की। लेकिन आज के जो हमारे साधु संत हैं, चुनावों के मद्देनज़र, वोट बैंक के मद्देनज़र जिस तरह के नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के घृणा पैदा करने वाले, सामाजिक टकराव बढ़ाने वाले, धार्मिक टकराव बढ़ाने वाले नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं से मुनासिब नहीं कहा जा सकता।
और न तो यह सनातन धर्म में इस तरह की भाषा की मंजूरी दी जा सकती है और न कानूनी तौर पर इस तरह के भाषण देने वाले लोगों को इस बात की इजाज़त दी जा सकती है। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सांप्रदायिक सद्भाव सहिष्णुता की बात करता है। हिंदू धर्म में जितना टॉलरेंस सिखाया जाता है शायद ही किसी धर्म में इतनी टॉलरेंस की बात कही जाती हो। हिंदू धर्म में न तो पंथ विद्वेष की जगह है न जाति विद्वेष की जगह है। भगवान राम सनातन धर्म के मानने वाले महापुरुषों में एक थे। अगर हम भगवान राम की जीवन यात्रा पर नज़र डालें तो वनवास जाने के दौरान और वनवास जाने के पहले और वनवास से वापस आने के बाद उन्होंने सनातन धर्म का जिस बखूबी पालन किया, जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, जिस तरह से समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना करने की कोशिश की, वो अपने आप में एक मिसाल है। और आज हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, आज जो हमारे धार्मिक सो कॉल्ड धार्मिक नेता हैं या धर्म गुरु हैं, वे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं से मुनासिब नहीं है। वह न तो भगवान राम के द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुकूल है और न ही हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही गई हैं उसके अनुकूल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे छद्म धर्म गुरुओं से, ऐसे राजनीति में लिप्त साधु संत के लिबास में घूमने वाले लोगों से जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारा हर संभव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं कि किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर चुका है। आज़ादी के बाद से जितने भी किसान आंदोलन हुए या हम यूँ कहें कि जितने भी आंदोलन हुए, शायद इतने लंबे समय तक इतने अनुशासित तरीके से और इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोई ही आंदोलन चला हो और जो अपना मुकाम हासिल किया हो। लेकिन जैसे हर आंदोलनों के बाद होता है कि आंदोलन खत्म होने के बाद आंदोलन में शामिल नेताओं की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आगे आती है और वे अपने उस पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आंदोलन से पैदा हुई सहानुभूति, आंदोलन से पैदा हुई कामयाबी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। कमोबेश वही स्थिति आज देखने को मिल रही है पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं की। अब से कुछ दिन पहले हम सबने देखा कि पंजाब में सक्रिय किसान संगठनों के लगभग 22 संगठनों के नेताओं ने एक मोर्चा बनाया है, संयुक्त समाज मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चे के पैरेलल संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। अब कहा जा रहा है कि संयुक्त समाज मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और ख़ास तौर से पंजाब में खड़ा करेगा। बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपना संगठन बना के अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में अगर जनता का जनादेश मिलता है तो उसको सत्ता में भागीदारी करने का भी अधिकार है। लेकिन जिस मकसद से किसान आंदोलन चला था, जिस तरह से कहा गया था कि किसान आंदोलन अराजनैतिक होगा, यह दलीय राजनीति से अलग होगा, शायद यही कारण था कि देश के सभी वर्गों ने, समाज के सभी वर्गों ने
इस किसान आंदोलन का समर्थन किया और समाज के सभी वर्गों के समर्थन के चलते ही भारत की सरकार को भी झुकना पड़ा और वह तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन अब आज क्या हो रहा है? आज उसमें से 22 संगठन कह रहे हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे और सक्रिय राजनीति में रहेंगे। तो यह तो पहली बात तो जो मेरा मानना है कि यह उन हजारों लाखों समर्थकों के साथ विश्वासघात है, अन्याय है, जिन्होंने कि इन किसान नेताओं को हर तरह का सहयोग और समर्थन दिया और राजनैतिक होने के नाते, गैर राजनैतिक होने के नाते। और अब जब वे लोग राजनीति की बात करने जा रहे हैं तो यह उन लोगों के साथ छलावा है जिन्होंने इनको गैर राजनैतिक मानते हुए अपना समर्थन दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या किसानों की मांगें अब मान ली गई हैं सब? अब किसानों की कोई समस्या बाकी नहीं है, इसलिए अब ये लोग अपने को राजनीतिक बनाकर और सक्रिय राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग की तरफ से और किसानों की नुमाइंदगी करने वाले लगभग तमाम महत्वपूर्ण बड़े किसान संगठनों की तरफ से इन 22 किसान संगठनों के फैसले पर एतराज जताया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो बड़े किसान संगठन हैं उन्होंने मौजूदा हालात पर विचार करने के लिए 15 जनवरी को एक बैठक बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी और संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में भावी रणनीति तय किया जाएगा। भावी रणनीति में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो किसान संगठन सक्रिय राजनीति में उतरने का मन बना रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, उन किसान संगठनों के साथ अब आगे किस तरह का रिश्ता रखा जाए। और दूसरा मुद्दा होगा एमएसपी का कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारत सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश होगी। हम आपको बता दें कि देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार किसान आंदोलन हुए। आज़ादी के पहले भी समय समय पर राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन होते रहे, क्षेत्रीय स्तर पर भी किसान आंदोलन होते रहे। समय समय पर कभी महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरीखे नेताओं ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में देश के चलने वाले किसान आंदोलनों का समर्थन किया। तो कभी पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया और उन किसान आंदोलनों का मकसद भी कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का था, कभी साहूकारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का था। और मकसद एक ही था कि चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो या सामंती व्यवस्था के तहत किसानों के होने वाले उत्पीड़न और शोषण हो, उनसे किसानों को निजात दिलाई जाए और उनको कानूनी अधिकार मुहैया कराया जाए। और इन किसान आंदोलनों ने समय समय पर कामयाबी भी हासिल की। हम आप लोगों के रेफरेंस के लिए कुछ किसान आंदोलनों और संगठनों का जिक्र करना चाहते हैं जो कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे देश में हुए। हालिया आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की तरफ से शुरू किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी और मुद्दा था बिजली का। हम सब जानते हैं कि एक समय था कि किसानों को बिजली पर्याप्त नहीं मिलती थी और जितनी उनको आवश्यकता होती थी उसके मुकाबले बहुत कम बिजली आपूर्ति होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बिजली के समस्या को लेकर बहुत दिन से परेशान थे और उन्हीं में से एक किसान नेता निकले महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लामबंद किया और बिजली की मांग को लेके उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा किया। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश की सरकार महेंद्र सिंह टिकैत के
प्रभावी आक्रामक आंदोलन के सामने झुकने के लिए मजबूर हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के बिजली के बिल भी माफ़ किए गए और किसानों को बिजली आपूर्ति करने का भरोसा दिया गया, वायदा किया गया। उसके बाद से लेके धीरे धीरे यह भारतीय किसान यूनियन अलग अलग धड़ों में बटा और अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहा। आज़ादी के पहले की अगर बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया नील की खेती करने के लिए आंदोलन। इसके अलावा 1920 में मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ, 1872 में कूका विद्रोह जो पंजाब में हुआ, 1946 में तेमागा ताना भगत बंगाल और 1914 में ताना भगत आंदोलन, 1946 में तेलंगाना का आंदोलन, 1847 में बिजोलिया किसान आंदोलन, 1923 में और 1928, 1935 और 1928 में गुजरात बारदोली आंदोलन। ये तमाम ऐसे किसान आंदोलन हुए जिन्होंने उस समय की सरकारों को मजबूर किया अपनी बात मनवाने के लिए। इन आंदोलनों के सामने अंग्रेजी हुकूमत को भी समय समय पर झुकना पड़ा और आज़ाद भारत की सरकारों को भी समय समय पर झुकना पड़ा। शायद यही कारण था कि लगभग 1 साल तक चले संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन ने भारत की सरकार को भी झुकने को मजबूर किया। लेकिन जिस तरह का राजनैतिक महत्वाकांक्षा और जिस तरह की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा देखने को मिल रही है आज के हमारे किसान नेताओं के, अगर यह लंबे समय तक चला तो शायद आने वाले समय में जो किसानों की ताकत एक बार फिर एकजुट होकर सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए कामयाब हुई थी, उसमें बिखराव आएगा, उसमें कमजोरी आएगी और उसका फायदा आने वाले समय की सरकारें फिर उसी तरह से उठाती रहेंगी जिस तरह से पिछली सरकारें किसानों के असंगठित आंदोलनों के चलते, किसानों के असंगठित रहने के चलते उठाती रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पीछे रख के, अपने पर्सनल एम्बिशंस को पीछे रखे, किसान नेताओं को लार्जर इंटरेस्ट में, किसानों के हित में सोचना चाहिए और अपनी इस संयुक्त जो ताकत है उसको बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, एक बड़ी रिपोर्ट आई है एडीआर की। एडीआर ऐसी संस्था है जो चुनाव लड़ने वाले लोगों का विस्तृत ब्यौरा जुटाती है, उनका आर्थिक आपराधिक आंकड़ा तैयार करती है और उसको समय समय पर जारी करती है। उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उन 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनज़र एडीआर की तरफ से उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं का एक डिटेल ब्यौरा जारी किया गया है। और अगर एडीआर की रिपोर्ट को हम सच माने तो लगभग 45 ऐसे विधानसभा सदस्य हैं मौजूदा विधानसभा के जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। और अगर समय रहते इन विधायकों के विरुद्ध इन आपराधिक मामलों में कार्रवाई हो गई, अदालत का निर्णय आ गया, तो इन नेताओं के चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। इन 45 विधायकों में लगभग 30 विधायक ऐसे हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका नाम बताया जा रहा है कि एडीआर की रिपोर्ट में है। अब अंतिम कार्रवाई तो निर्वाचन आयोग को करनी है। निर्वाचन आयोग एडीआर की रिपोर्ट को और अदालतों में चलने वाले मुकदमों पर को आधार बना के
इन विधायकों के खिलाफ कितनी कार्रवाई करेगा नहीं करेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एडीआर की जारी रिपोर्ट ने जरूर एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सार्वजनिक जीवन में अपराधी छवि के लोगों से दूरी बनाए रखने के सवाल को जिंदा कर दिया है। और अब मतदाताओं को तय करना है कि वे अपना जनादेश देते हैं, अपना समर्थन देते हैं कि नहीं। लेकिन मुद्दा फिलहाल पब्लिक डोमेन में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर एक अलग तरीके का डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो आज मुख्य रूप से मेरी कोशिश थी कि मैं इन 3 विषयों पर आप लोगों से अपनी राय साझा करूं, अपनी जानकारी साझा करूं। भविष्य में फिर कोई अगर महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो मैं आप लोगों के सामने मुखातिब होऊंगा और अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।